सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी इक्वेशन है बेटा वो बेंडिंग इक्वेशन है जिससे हम प्रूव करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में इस इक्वेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या फिर इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसे सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बेटा इसको प्रूव करते हैं। आज कैसे प्रूव करेंगे आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि m क्या होता है। m क्या है बेटा, यहाँ पे m जो है बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, नोट करें इसे। बेंडिंग मोमेंट I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट करें। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। y क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिखना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। y क्या है बेटा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। E क्या है, यंग्स मॉडुलस। E इज यंग्स मॉडुलस, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं यहाँ पे ओरली अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या कौन सी चीजें क्या है वो आपको लिखना है। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। इसे नोट करें इस इक्वेशन को। इसके आगे चलते हैं। तो बेंडिंग थ्योरी क्या होती है तो इसे हम समझ लेते हैं। बेंडिंग थ्योरी में क्या है, ध्यान से दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी इस इक्वेशन पे, ठीक है। देखिए बेंडिंग थ्योरी क्या होती है कि जैसे बीम है, मैं यहाँ पे एक कलर चूज कर रहा हूँ अच्छा सा बेहतरीन, वाइट कलर कर ले, चलिए ये कर ले। ये बीम है मेरी, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम के ऊपर मैं लोड लगा दूं, ये लोड लगा दिया, ठीक है। तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, अंडरस्टैंड, इस तरह से बेंड होगी। तो इसी को बोला जाता है बेंडिंग। मतलब कि ड्यू टू हैवी लोड योर मेंबर टेंड्स टू बेंड, योर मेंबर टेंड्स टू बेंड, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग, है ना। ड्यू टू हेवी लोड, ये जो पी लोड होगा ये कैसा होगा, हेवी लोड होगा। हेवी लोड की वजह से ये आपकी बीम क्या होगी बेटा, बेंड होने की कोशिश करेगी। मतलब ड्यू टू हेवी लोड एनी मेंबर टेंड्स टू बेंड, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग, ठीक है, उसी को आप बेंडिंग कहेंगे, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बेंडिंग का मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बेंडिंग थ्योरी में क्या होता है। तो बेंडिंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज फ्लेक्चरल थ्योरी। इसे नोट कर इस पॉइंट को, क्या बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है बच्चे, इसको क्या बोला जाता है कि फ्लेक्चरल थ्योरी भी बोला जाता है। याद में देखो यहाँ पे नोट, फ्लेक्चरल थ्योरी भी बोला जाता है, अंडरस्टैंड। इट इज डिफाइंड एज द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसा डिफॉर्मेशन होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन, कि आपका जो डायरेक्शन है किसका, डिफॉर्मेशन का, वो एक्सियल डायरेक्शन में होगा, अंडरस्टैंड। ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल, मतलब जो बाहर से आप लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद आपका मेंबर में डिफॉर्मेशन होगा एक्सियल डायरेक्शन में। दो एक्सिस होती है, एक्स और एक वाई, तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड। बात समझ में आ गई। तो अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोला है, विच फाइंड्स एप्लीकेशन इन अप्लाइड मैकेनिक्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मैंने आप लोगों को बताया था। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होता है, एक प्लेन का एक ही लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये प्लेन है, जैसे कि आपका प्लेन है, ठीक है, इसके दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा इसके सेंटर से इस तरह से पास होगा। तो ये वाला जो है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अंडरस्टैंड। इसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 3D में कैसे दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। मैं एक क्या ले रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है, ध्यान से देखना, ध्यान से, बॉक्स बना दिया है। तो इस प्लेन का जो ये सेंटर होगा यही होगा। तो यहाँ से इस तरह से जो एक्सिस निकलेगा ये होगा मेरा पोलर एक्सिस इस प्लेन के लिए, या इसी को बोला जाता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अंडरस्टैंड। तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरह से लोड लगना चाहिए, परपेंडिकुलर इस तरह से होंगे लोड्स, है ना, तो परपेंडिकुलर लोड लगना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो लोड्स होंगे वो कैसे लगे होंगे, परपेंडिकुलर लगे होंगे, अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि इसको परपेंडिकुलर को आप क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स लोडिंग भी बोला जाता है। क्या, ट्रांसवर्स लोडिंग, बीम के केस में ट्रांसवर्स लोड्स भी बोला जाता है, इसे नोट कर लें। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस थ्योरी को समझ लेते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्चरल थ्योरी, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
फ्लेक्सुरल थ्योरी, है ना, इसको आप फ्लेक्सुरल थ्योरी भी कहेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा मैं, कलर अच्छा वाला लेते हैं, हाँ, इसको फ्लेक्सुरल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। एप्लीकेशन फॉर मटेरियल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द यील्ड जस्ट बिफोर द फ्लेक्सुरल टेस्ट। मतलब कि जब भी आप फ्लेक्सुरल टेस्ट क्या होता है, डिफॉर्मेशन कुल मिला के, है ना, ड्यू टू योर स्ट्रेंथ, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा यील्डिंग होगी, मतलब कि डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका मेंबर टूट जाएगा। तो वो टूटने के पहले जो हाईएस्ट लोड आपका मेंबर क्या करेगा, वियर करेगा, है ना, बिफोर डिफॉर्मेशन। क्या आप देखिए पॉइंट नोट करें, बिफोर डिफॉर्मेशन द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू बियर द लोड, है ना, उस लोड को क्या बोला जाएगा, यील्ड लोड। और उस यील्ड लोड पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा आपके मेंबर में वो होगा आपका फ्लेक्चरल स्ट्रेस, है ना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट ही होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेस, है ना। यील्ड स्ट्रेंथ को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ मान के चलते हैं इन डिजाइनिंग में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बोलो चाहे स्ट्रेस बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम द यील्डिंग किसकी वजह से फाइंड होता है बेटा, यील्डिंग की वजह से, कि बिफोर यील्डिंग, नॉट ड्यूरिंग द यील्डिंग, बिफोर यील्डिंग, है ना। यील्डिंग तो जब आप लोड लगाते हैं तभी हो जाती है, लेकिन हम लोग यील्ड पॉइंट तक क्या मान के चलते हैं, डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जहां पे सिग्मा प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो, है ना, वहीं उसका जो एंड पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को क्या है, आपकी स्ट्रेस की वैल्यू ही होती है। ठीक है, लेकिन यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा उसी को आप क्या कहेंगे, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कहेंगे। अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए। इट रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट स्ट्रेस, और वही हाईएस्ट स्ट्रेस होगा क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है बेटा, आप लोग स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा है, उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल में डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो बाकी चीज़ें वही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को सिग्मा से या बेंडिंग स्ट्रेस से ही डिनोट करते हैं, वही चीज़ें। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो एजम्पशंस देख लेते हैं, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एजम्पशंस की बात करते हैं। द बीम यूज इन स्ट्रेट विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए बीम कैसी होना चाहिए बेटा, स्ट्रेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये मान के चलते हैं। द बीम यूज होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए, है ना। और प्लेन कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल होना चाहिए। द प्लेन ऑफ द मटेरियल लॉन्गिट्यूडिनल, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। और तीसरा केस क्या है बेटा, कि आपकी बीम जो है स्ट्रेट होनी चाहिए ना। द प्लेन ऑफ सिमेट्री हैज ऑल रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड लोड्स, मतलब कि जो प्लेन की सिमेट्री, मतलब कि प्लेन ऑफ फेलियर, इसका मतलब है प्लेन ऑफ फेलियर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या होगा, प्लेन ही होगा। मतलब कि ऐसा प्लेन था, तो जैसे अभी मेरी बीम ऐसी है, लोड लगाने के बाद वो ऐसी बेंड हो गई, है ना। तो ये देखो, ये प्लेन तो सीधा है ना, ये प्लेन सीधा है, प्लेन क्या है, सीधा है। तो इस प्लेन को क्या बोला जाता है, सिमेट्री। ठीक है, मतलब कि फेल होने के पहले और फेल होने के बाद भी बीम का जो प्लेन है वो क्या है, सेम है। द प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर इज बकलिंग, बकलिंग की वजह से बीम फेल होती है। सीधी सी बात है, लेटरल फोर्स लग रहा है ना। देखिए बीम इस तरह से है आपकी, इसके ऊपर लोड लग गया, है ना, तो इस तरह से ये बेंड हो गई। ठीक है, तो ये इसी को बकलिंग बोला जाता है। जो बेंड होता है ना बेटा, मेंबर बेंड होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकलिंग, याद में रखना। ठीक है, और बकलिंग किसकी वजह से होता है, लेटरल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। ई की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि द यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज, है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, विल नॉट बी चेंज। अंडरस्टैंड, चलिए नोट करें। और क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, रिमेन्स सेम। क्रॉस सेक्शन है ना कैसा होगा, रिमेन्स सेम होगा। दीज आर द एजम्पशंस ऑफ योर बेंडिंग थ्योरी, तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देखिए ये हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो डेरिवेशन में मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिएगा, इस डेप्थ को बोला जाता है वाई, क्या बोला जाता है, वाई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।
न्यूट्रल एक्सिस ये होगा, बीम के सेंटर से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही न्यूट्रल एक्सिस पास होता है, ठीक है। ये आपका प्लेन है, ये बीम है ना, इस बीम का सेक्शन है, यहाँ के इसके सेंटर से जो होगा पास होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो इस टॉप फाइबर से, है ना, इस टॉप फाइबर से इस टॉप फाइबर से इस टॉप फाइबर से इस न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ, इस न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ जो होगी वो न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी। इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइबर, देखिए ये बीम है, ये आपकी बीम है, इस बीम के ऊपर मैंने 3 फाइबर ले लिया, एक फाइबर, दूसरा फाइबर और तीसरा फाइबर, है ना, क्योंकि फाइबर में आप ब्रेक कर सकते हैं बीम को। तो ये टॉप का फाइबर हो गया, ये सेंटर का फाइबर हो गया, ये हो गया, है ना। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से लोड, तो ये बेंड हो गई इस तरीके से, है ना, तीनों फाइबर आपके क्या हो गए, ये बेंड हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो AC ये बन गया, है ना, MN ये बन गया, ठीक है, और ये नीचे वाला E बन गया, क्या EF बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये AC बन गया, AC ऐसा बेंड हो गया, है ना, ये MN बेंड हो गया, ठीक है, और ये एक नया फाइबर आ गया। तो देखिए जो EF होगा बेटा, जो EF होगा वो एलोंगेट होके ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो AC होगा, AC जब आप पूरी तरीके से बेंड हो जाएगी बीम, है ना, मतलब उसके अल्टीमेट पॉइंट तक जब जाएगी बेंड होके, तो ये जो टॉप फाइबर है वो MN के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन के बाद AC की जो AC जो है ये AC फाइबर है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, MN तक शिफ्ट हो जाएगा। ये इस तरह से याद रखो, ठीक है, क्योंकि जब भी बेंड होगा तो ये टॉप वाला फाइबर है वो डीप में जाएगा, और डीप में जाके कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा बेटा, जो ओरिजिनली आपका MN फाइबर था, सेंटर था, मतलब न्यूट्रल एक्सिस तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो टॉप फाइबर है वो मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, न्यूट्रल एक्सिस तक शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो डेप्थ हो जाएगी, ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, इनिशियल रेडियस ये हो जाएगी आपकी R, ये वाली जो इनिशियल रेडियस है ये क्या हो जाएगी आपकी R, ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी R। एक मिनट, हाँ क्लीन कर देता हूँ पूरा। ये जो रेडियस है इनिशियली, ये जो रेडियस है, एक मिनट आ जा रहे भैया, हाँ, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं क्या मान लूँ R, ये एंगल जो है ये है मेरा थीटा, कितना हो गया थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो y है, ये y यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है y, देखिए y दिख रहा है, ये y है ना, y दिख रहा है। तो ये टॉप का जो फाइबर है वो y डेप्थ क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफ्लेक्शन, है ना। इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मली ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये जो फाइबर है जब ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब कि ज़्यादा बेंड हो गई, तो ये वाला जो टॉप का फाइबर है वो y डिस्टेंस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, है ना, नीचे न्यूट्रल एक्सिस पे बैठ गया, मतलब कि y डिस्टेंस, है ना। ये पॉइंट समझ में आया है ना। चलिए तो अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तो बिफोर डिफॉर्मेशन, देखिए आप लोग राइटिंग समझिएगा, बिफोर डिफॉर्मेशन देखिए डिफॉर्मेशन क्या होगा, एंगल बराबर क्या होता है आपका, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC, वहाँ दिखा है टॉप में AC है आर्क, और आपका रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस कितना है R ही एज्यूम किए, और एंगल कितना है थीटा। तो AC बराबर कितना होगा यहाँ पे, थीटा R होगा, AC बराबर क्या होगा, थीटा R होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बैक साइड में जाते हैं, देखिए तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ सारा, तो देखिएगा ये हो गया आपका आर्क AC, ठीक है, ये रेडियस R और ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन R, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू R। अंडरस्टैंड, समझ गए। चलिए तो
इसके आगे चलते हैं। तो मैं इसको एक बार क्लीन करता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हेयर तुम्हारा ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, थीटा आर हो जाएगा, ठीक है। ये कब, बिफोर, यहाँ लिखना अपना बिफोर डिफॉर्मेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, बिफोर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के बाद ये हो जाएगा ए डेज और सी डेज। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, फिर बाद में बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे हो जाएगा थीटा आर प्लस वाई, क्या हो जाएगा, आर प्लस वाई, आर प्लस वाई, ये अच्छे से लिखना इसको, हाँ, आर प्लस वाई। ए डेस सी डेस हो गया, कैसे हुआ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो AC है, ये AC ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक R हो जाएगा, मतलब Y, ये AC मेंबर है, आफ्टर डिफॉर्मेशन ये न्यूट्रल एक्सिस तक शिफ्ट हो जाएगा, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा Y डिफॉर्मेशन, Y डेप्थ तक डिफॉर्मेशन। तो आपकी R जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी बेटा, ये पहले R यहाँ तक थी, अब क्या हो जाएगी, यहाँ तक और बढ़ जाएगी, मतलब R प्लस वाई, क्या होगी, R प्लस वाई। थीटा तो वही रहेगा, थीटा रिमेन्स सेम, थीटा बस ये आर और ये आपकी वाई, तो आर प्लस वाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस, अंडरस्टैंड। तो ये जो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं मान लिया ए डेस और सी डेस, तो ए डेस सी डेस तक शिफ्ट हो गया, जो टॉप फाइबर है ऐसे बेंड हो गया है ना। तो वाई डिस्टेंस ज़्यादा क्या हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए जो रेडियस होगी, अब न्यू रेडियस क्या होगी, आर प्लस वाई, अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसलिए जो AC है, जो AC है वो क्या आ गया है, वो ये आ गया है ना। तो यहाँ से चेंज क्या आ जाएगा, डेल एल बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डेल एल बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ माइनस H3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा आर प्लस थीटा वाई माइनस थीटा आर हो जाएगा। देखिए इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा आर थीटा वाई, थीटा आर थीटा वाई, तो थीटा आर से थीटा आर कैंसल, तो बच गया क्या यहाँ पे मेरा थीटा वाई, ठीक है। ये हो गया मेरा डेल एल की वैल्यू होगी। इसको आप लोग क्या मानेंगे, इसे अभी कुछ नहीं एज्यूम करना है, बस डेल एल की वैल्यू निकल गई है ना। तो चेंज इन लेंथ लेंगे, क्या लेंगे, चेंज इन लेंथ, इसको आप नोट करना, चेंज इन लेंथ, तो क्या हो गया मेरा चेंज इन लेंथ, थीटा वाई हो गया, अंडरस्टैंड। चलिए, तो मैं इसे एक बार क्लीन करता हूँ, फिर अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया था बेटा, थीटा आर, ठीक है। फिर ए डेज सी डेज बराबर क्या आ गया, थीटा वाई प्लस आर, है ना। फिर क्या आ गया, डेल एल बराबर क्या आ गया, थीटा वाई, है ना। तो अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो डेल एल की वैल्यू कितनी है, थीटा वाई, डेल एल अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ इसकी इक्वल क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ एल। तो ये ओरिजिनल है, जो आपका सेक्शन है फाइबर है उसकी लेंथ कितनी है, एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, तो एल की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आर, तो यहाँ थीटा से थीटा कैंसल, तो ये बच गया क्या, वाई अपॉन आर, ठीक है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरा, वाई अपॉन आर, अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लें। इसके आगे चलते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड पे। अब स्ट्रेस बराबर आपको पता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या होता है बोलो, ई अपॉन, अरे एक मिनट, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ई इंटू ई, इलास्टिक मॉडुलस इंटू ई स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू आपकी आ गई है, आप पुट कर देंगे वाई अपॉन आर, है ना। तो ये हो गई सिग्मा की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया ई अपॉन आर, देख लीजिए आप लोग। तो ये आ गई मेरी एक इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को ले लूंगा मैं क्या, 2 एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता चल गई क्या हो गई, ई स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, वाई क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस जो होती है वही होती है आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ है वही होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस,
ठीक है। और ये आ गया मेरा, मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये फार्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, हुक्स लॉ से, है ना। कौन सा लॉ यूज करते हैं यहाँ पे, हुक्स लॉ यूज करते हैं, है ना। हुक्स लॉ यूज किए तो ये हो गया, वैल्यू रख दिए ई की वाई अपॉन आर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक पार्ट तो आ गया, अब क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे ये कहाँ गया, जैसे ये आपकी बीम है, ठीक है, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसके टॉप फाइबर में ये टॉप एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, इसको मान लेता हूँ पी और ये क्यू। जिस साइज का ये क्रॉस सेक्शन है उसी साइज का ये स्ट्रिप भी होगा, मतलब उसी शेप का स्ट्रिप भी होगा। जिस शेप का क्रॉस सेक्शन होता है उसी शेप का स्ट्रिप। इसका जो वेल्डिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा एज्यूम कर लो, है ना। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। इसका स्ट्रिप का एरिया ले लो आप, क्या स्ट्रिप का एरिया ले लो डी ए, क्या ले लो स्मॉल एरिया, क्या ले लो डी ए। पी क्यू स्ट्रिप है उसका एरिया ले लिया मैंने डी ए। टॉप फाइबर ले रहा हूँ बेटा, टॉप फाइबर का जो एरिया है वो कितना मान लिए डी ए, है ना। उस स्ट्रिप को हमने क्या मान लिया पी क्यू, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ई वाई अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा ये डी ए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया मेरा फोर्स। फोर्स के बाद में अब क्या होगा, मोमेंट निकाल लूंगा। तो यहां से मोमेंट निकालने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां से यहां तक की जो डेप्थ है ये मेरी क्या है वाई, क्या है टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस में। और मैंने टॉप फाइबर ही कंसीडर किया हूं क्योंकि टॉप फाइबर पे ही बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, इसलिए टॉप फाइबर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वाई, तो अब मैं मोमेंट निकाल लेता हूं। तो मोमेंट निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू वाई। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स इंटू वाई हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, ई वाई अपॉन आर इंटू डी ए, है ना। फिर आ गया ये वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। पेन दूसरा यूज कर लूँ क्या, दूसरा यूज करता हूँ, है ना, ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है इसमें। इरेज ऑल करके पेन यूज कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा देखिए, मोमेंट एम इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ इंटू वाई आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या है, ई वाई अपॉन आर डी ए इंटू हो गया ये क्या वाई। तो यहां से क्या आ गया, ई अपॉन आर डी ए इंटू वाई स्क्वायर। वाई वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, है ना। ये वाई है, इसको वाई अच्छे से लिखता हूं, ये वाई, ठीक है। तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा डी ए ई अपॉन आर। तो ये आ गया मेरा मूवमेंट स्ट्रिप के लिए ना। अब मुझे टोटल के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एम, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम और ई अपॉन आर हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। और देखो वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये जो वाई स्क्वायर इंटू डी ए इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लेना। तो ये हो जाएगा एम अपॉन ये आ जाएगा आई और ये हो जाएगा ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये होगी मेरी इक्वेशन कंप्लीट, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये जो वैल्यू है एक मिनट बेटा पेन चेंज करता हूँ। ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इसी को आई बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है, अंडरस्टैंड। इसी को क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो बाय इक्वेशन, तो यहाँ पे बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो गया, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, वेरी सिंपल हैंस प्रूफ,
समझ में आ गई बात। तो इस इक्वेशन को आप एक बार रिपीट कर लें, है ना, राइटिंग वगैरह देखा करें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इंजीनियर लोग हैं यार, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है।